हे भगवान, आज फिर ही चूल्हा धुआं फेंक रहा है। चंपा, जरा हाथ चटा के देख, लकड़ी भीगी तो नहीं? अरे अम्मा, आप डरिए मत, हम नई दुल्हन हैं, चूल्हे की आंखों में भी पानी नहीं आने देंगे। तू तो बड़ी डरपोक है री चंपा। चल जल्दी बना, बिल्लू और हरिया दोनों खेत पे जाने वाले हैं। जेठानी, आपकी तबीयत कैसी है आज? पेट में हरकत हो रही है क्या? हाँ, कुछ ज्यादा ही। लगता है बेटा है। बेटा हो या बेटी, बस दोनों हाथ पैर सही सलामत हो, और तू अब काम काज से दूर ही रह। अम्मा, हाथ पर हाथ रखूं तो खाना कौन बनाएगा? और चंपा तो नहीं है, सीख रही है। सीख तो रही हूँ, पर ही आटा तो हर बार मुझसे पिटाई मांगता है। ऐसी बातें सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। ऐसे ही हंसी मजाक के साथ दोपहर में बिल्लू और हरिया आते हैं खेत से, और वो दोनों पसीने से तरबतर हैं। आज भी 200 ही मिले। इस सब्जी का दाम देख के लगता है ससुरा भूखा ही सोना पड़ेगा। भैया, पर हाथ पीछे तो नहीं खींच सकते ना, पेट तो सबका है। हम सबका पेट है, लेकिन सबका दिल भी तो है। चलिए खाना खाइए। हमने जेठानी की मदद से आलू टमाटर बनाया है। मदद से ज्यादा नमक था इसमें, पर चलो, मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। हमारे जमाने में बहुएं सास की आंखों में झांकती भी नहीं थी, लेकिन अब ये नई बहू तो आंखें फाड़ के बात करती हैं। अम्मा, आंख फाड़ के नहीं, खुले दिल से बात करते हैं हम। ऐसी बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है, जहां चारपाई पर लेटे हुए सुमित्रा और चंपा आपस में बातें कर रही होती हैं। जेठानी जी, आपको डर नहीं लगता? बच्चा पेट में, घर छोटा, पैसे कम, और बारिश आने वाली है। डर तो लगता है चंपा, लेकिन तू है ना, तू साथ है तो सब झेल लेंगे। मैं तो आपके पीछे पीछे ही चलती हूँ, जो आप सिखाओगी वही सीख रही हूँ। देख बहन, घर औरत के सहारे चलता है, चाहे वो सास हो, बहू हो या बेटी। तू सीखेगी पर साथ निभाएगी, बस यही जरूरी है। जेठानी जी, एक बात बताऊं? हाँ बोल। जब पहली बार इस घर में आई थी डर लग रहा था, अब लगता है जैसे माँ के पास हूँ मैं। इस प्रकार वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। तभी सुमित्रा को अचानक पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। ओए माँ, चंपा, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जेठानी जी, क्या हुआ? हिलिए मत। अम्मा, अम्मा। जिसके बाद उनकी सास भागती हुई आती है। हे भगवान, अभी तो 6.25 महीना हुआ है, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। क्या हुआ भौजी? हाँ, तू जल्दी से गांव के वैद्य को बुला के ला, मैं तेल की बोतल गर्म करता हूँ। बिल्लू दौड़ता है। चंपा सुमित्रा के सिर पर पानी छिड़कती है। मुझे डर लग रहा है चंपा। हम है ना जेठानी जी, कुछ नहीं होगा। देखिए मेरी आंखों में, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ देर बाद वैद्य आता है और जांच करता है। डरने की कोई बात नहीं है, बच्चा मजबूत है, लेकिन अब सुमित्रा को काम से दूर रखिए, वरना अनर्थ हो सकता है। हम ज्यादा कमाएंगे, तुम चिंता मत करो, और मैं सारा घर संभाल लूंगा भौजी। अब आप बस आराम कीजिए, काम हमारे हवाले। सच कहूँ तो तुम दोनों ही बहुएं अब हमारी जान बन गई हो। इस तरह अभी भी उनका घर खुशहाली से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब चीजें अच्छी चल रही होती हों तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो सकता है। ऐसे ही अब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, जहां चंपा छप्पर के नीचे खड़ी है, बाल्टी में पानी भर रही होती है। सुमित्रा चारपाई पर बैठी है। जेठानी जी, देखो ना, पानी की बूंदें नाच रही है, जैसे कोई नाचने वाला बारात में आ गया हो। तेरे जैसे ही हैं, हर बूंद चुलबुली। ए चंपा, ज्यादा भीगियो मत, पेट में बच्चा है बहू के, गर्मी सी लग जाएगी। हम तो बस आसमान से मिलने गए थे अम्मा, लौट आए। ये सुनकर वो तीनों हंसती हैं। तभी अचानक से बिजली कड़कती है। हे राम, लगता है इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही कहर ढाएगी।
ऐसे ही अब सुबह से शाम हो जाती है और तेज बारिश के साथ डर का माहौल बढ़ रहा होता है। बारिश अब काफी बढ़ गई थी, छप्पर से पानी टपक रहा था। घर के अंदर सब छत के नीचे इकट्ठे हैं। फर्श पर पानी घुसने लगा है। ये पानी तो अंदर आ गया रे। अम्मा, बोरा डालो दरवाजे पे। हमारे बचपन में भी ऐसी ही बारिश आई थी, आधा गांव बह गया था। अब के भी वैसा ही लग रहा है अम्मा, पीछे नाला उफन रहा है। जेठानी जी, आप खड़ी हो जाइए, चलिए अंदर बैठिए, कहीं पैर ना फिसल जाए। बच्चा बहुत हिल रहा है चंपा, बहुत डर लग रहा है। अब इस तरह रात में घर में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब पूरा घर पानी में घिर चुका था। सबका सामान ऊपर छप्पर पर चढ़ाया जा रहा था। बारिश की आवाज के साथ डर का माहौल भी छाया हुआ था। अब यहाँ नहीं रुक सकते हैं, चलो बाहर सड़क की तरफ चलना ही पड़ेगा। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, रोटियां भी भीग गई है। अम्मा, जान है तो जहान है, सामान बाद में मिलेगा। जेठानी जी, आप मेरा हाथ पकड़िए, हम दोनों साथ चलेंगे। मेरे पाँव भारी लग रहे हैं चंपा, हम हैं ना, चलिए। जिसके बाद वो कैसे भी करके घर से बाहर आ जाते हैं। अंधेरी सड़क और बाढ़ का कहर अभी भी उन गरीबों पर बरस रहा था। इस तरह तेज बहाव आ जाता है, कंधे तक पानी, सब लोग लाइन में चल रहे हैं। एक बच्चा चिल्लाता है, कहीं दूर से कोई गाय बहती दिखती है। सुमित्रा लड़खड़ाती है, सब एक दूसरे का हाथ थाम लो, कौनो अलग नहीं हो। भैया, चंपा और भाभी पीछे हैं, रुको रुको, मैं देख के आता हूँ। अभी हरिया ने इतना कहा ही था कि उनकी घर की तीनों औरतें गटर में गिर जाती हैं। बिल्लू, अम्मा संभालिए, हे भगवान। इस तरह वो तीनों औरतें गटर में गिरती हैं और एक अंधेरे सुरंग नुमा रास्ते से बाहर चली जाती हैं। गटर के अंदर अंधेरा था, चारों ओर बदबू, चूहे। अम्मा कैसे भी करके दीवार थाम कर बैठी हैं। चंपा सुमित्रा को संभाल रही है। मेरा दम घुट रहा है, बच्चे को कुछ हो ना जाए। आप कुछ नहीं बोलिए, गहरी सांस लीजिए, मैं हूं ना। हमने तो सोचा था बहू को सुख देंगे और आज उन्हें गटर में ला फेंका। अम्मा, हमारे साथ हो वही सबसे बड़ा सुख है। चलो कोई रास्ता ढूंढते हैं, यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब उनमें इतनी जान नहीं थी, इसलिए वो आज की रात गटर में ही काटती हैं और फिर अगले दिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक छोटी सी ग्रिल जिससे रोशनी आ रही थी, चंपा उसे धकेलती है। ग्रिल खुल जाती है और तीनों बाहर निकलती हैं, जहां सामने एक आलीशान सोसाइटी है। हम कहाँ आ गए? जैसे स्वर्ग उतर आया हो। इतनी बत्ती, इतनी सफाई, पर हमारे कपड़े देखिए, बदबू, कोई पास नहीं आएगा। तभी पास ही एक बच्चा खेल रहा था। उन्हें देखकर वो चीख पड़ता है, मम्मी मम्मी, देखो गटर से कोई औरत निकली है। बच्चे की आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ नाक पकड़ते हैं, कुछ डरते हैं। एक महिला नीलिमा आगे बढ़ती है। कौन है आप लोग? गटर में से कैसे निकले? हम बाढ़ में बह गए, हमारा घर डूब गया। हम गांव से हैं। ये क्या हालत है आपकी? मैं गर्भवती हूँ और मेरा पति, हम सब बिछड़ गए। हम तो सिर्फ बच गए हैं, बाकी सब भगवान जाने। भीड़ में फुसफुसाहट, कुछ लोग नाक सिकोड़ते हैं, कुछ सहानुभूति दिखाते हैं और इस तरह सोसाइटी वालों ने एक कोना दिया है जहां तीनों गटर से निकली महिलाएं बैठी हैं। कुछ लोग चाय तो कुछ लोग कंबल दे जाते हैं। जेठानी जी, आपको कुछ चाहिए? मुझे सिर्फ बिल्लू चाहिए। भगवान अगर यहाँ तक ले आया है तो उनसे भी मिलवा दे। और इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह, जेठानी जी, पेट में कुछ हरकत है? हिल रहा है, जैसे कह रहा हो माँ सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चा अंधेरे में भी उजाला बन के पल रहा है। इतने में नीलिमा आती है, वही महिला जो पिछली रात चाय और कंबल दे गई थी।
साथ में 2 और सोसाइटी के सदस्य भी हैं। नमस्ते। आप लोग सोए कुछ? हाँ दीदी, नींद तो ना आई लेकिन शरीर बैठ गया था। हमने सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाई है। आपके साथ जो हुआ वो दुखद है। क्या आप अपनी पूरी कहानी हमें बता सकती हैं? आप लोग गटर से निकली थी, किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया क्योंकि कोई जानकारी नहीं थी। अब सब जानना चाहते हैं आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं और क्या हुआ? जी, हम छोटे लोग हैं, गांव के। घर मिट्टी का था, बाढ़ आई और सब बह गया। हम तीनों गटर में जा गिरे और यहाँ निकल आए। हमारे पति बिल्लू और हरिया, हमें नहीं पता वो कहाँ है। हमने किसी का कुछ नहीं छीना, सिर्फ जिंदा बचे हैं। बस एक छत और अपने घर वालों की तलाश चाहिए। ये सुनकर भीड़ में सन्नाटा और कुछ लोगों की आंखें नम थी। इस प्रकार पुलिस आती है और उनके पतियों की डिटेल लेकर खोज शुरू करती है। हम पास के गांवों में और राहत कैंपों में जांच करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल। और जब तक ये अपने लोगों से नहीं मिलती तब तक ये हमारी सोसाइटी में गेस्ट है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन सोसाइटी के एक कोने में पुलिस जीप आकर रुकती है। 2 आदमी थके हारे गीले कपड़ों में उतरते हैं, बिल्लू और हरिया। सुमित्रा और चंपा उन्हें देखकर दौड़ती हैं। बिल्लू। सुमित्रा, तू ठीक तो है ना बच्चा? इस प्रकार दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। हरिया, तुझे पता है हम गटर से निकले हैं और मैं 2 हफ्तों से दर ढूंढ रहा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा घर फिर से जुड़ गया। इस तरह सोसाइटी के लोग तालियां बजाते हैं, कुछ आंसू पोंछते हैं और इस तरह एक नई शुरुआत होती है। सोसाइटी वालों ने मिलकर उन्हें एक छोटा सा रूम दे दिया है, पंखा, बेड और रसोई का सामान भी दिया है। आप लोग अब यहाँ रह सकते हैं जब तक चाहे। हम काम करेंगे, सोसाइटी की सफाई हो, गार्डन हो, हम मेहनत में पीछे नहीं हटेंगे। और हम दोनों बहुएं खाना बना सकती हैं, बुजुर्गों की सेवा कर सकती हैं। यही हिम्मत चाहिए। अब ये घर आपका है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बाद अस्पताल में सुमित्रा लेबर पेन में है। कुछ देर बाद, ओ बधाई हो, बेटा हुआ है। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बच्चा हमारी जिंदगी है, हमारी जीत है। गटर से निकली थी बहुएं और भगवान ने इन्हें स्वर्ग दे दिया। और इस प्रकार वो अस्पताल से एक नन्ही जान लेकर अपने घर आ जाते हैं। चंपा, सोच अगर उस रात हम डर के बैठ जाते तो हम आज यहाँ ना होते, ना ये बच्चा होता, ना तू मुस्कुरा पाती। सास बहू का रिश्ता अगर गटर भी झेल जाए तो समझ लो परिवार अमर है। मोरल ऑफ द स्टोरी, संघर्ष चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, अगर साथ में हाथ हो तो अंधेरे में भी घर बनता है। ये कहानी है मनोहर की, जो ट्रेन में चने बेचने का काम किया करता था। वो ट्रेन में ही चने बेचकर अपनी रोजी रोटी का उपाय कर पाता था। ए चने ले लो, चने खट्टे मीठे चने, चने खाइए और सेहत को तंदुरुस्त बनाइए भैया। चने ले लो चने। ओ मैम जी, चने लेंगी क्या? कितने के दिए ये चने? बस 10 रुपए की है। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। इसके बाद मनोहर उस औरत को चने देकर आगे की ओर चला जाता है। ऐसे ही मनोहर का घर चलता था, लेकिन उसका घर तो सेठ के पास गिरवी था। एक दिन मनोहर लास्ट ट्रेन में चने बेचकर अपने घर गया तो वहां देखा कि उसका सेठ और उसकी माँ पहले से ही उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। आइए आइए मनोहर जी, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। ए सेठ जी, क्या बात हो गई है, इतनी रात को आप मेरे घर पर? आपका घर? अरे हम तो भूल ही गए थे कि आपका घर है। लेकिन आपको बता दें, ये आपका घर नहीं है, बल्कि अब हमारा घर हो गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये तो मेरा होने वाला है। अरे तूने मुझे आज तक बहुत इंतजार करवाया, बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना तू, हैं? माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तुझे याद है ना कि आज तेरा पैसा लौटाने का आखिरी दिन था, हैं? मेरे पैसे कहाँ हैं? जल्दी निकाल। पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया सेठ जी। जब पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है तो चल निकल मेरे घर से, हैं? जल्दी खाली कर। सेठ के इतना बोलने पर मनोहर की माँ आरती बीच में बोल पड़ती है। सेठ जी, हम पर रहम कीजिए,
हम आपका पैसा धीरे धीरे करके सब चुकता कर देंगे। वैसे भी मेरे बेटे मनोहर की 2 दिन बाद शादी है। आप हमें बस 2 दिनों का और समय दे दीजिए। शादी के होते ही हम आपका पैसा लौटा देंगे, क्योंकि मनोहर की शादी में कुछ ना कुछ दहेज तो मिल ही जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, देख मनोहर, मैं तेरी माँ के कहने पर तुझे बस 2 दिनों का ही समय दे सकता हूँ। 2 दिन बाद अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तुम सबको यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है सेठ जी। इस तरह धमकी देकर सेठ वहां से चला जाता है, जिसके बाद मनोहर अपनी माँ के साथ घर के अंदर जाता है। मनोहर का चेहरा उदासी से भरा पड़ा था, जिस पर उसकी माँ आरती उससे कहती है, मनोहर बेटा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही है? ये सब बस हमारे कर्मों का ही फल है। दरअसल एक समय में मनोहर की माँ आरती की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। उसके इलाज में पैसा पानी की तरह बह रहा था, जिस कारण से मनोहर को अपनी पुश्तैनी घर सेठ के पास गिरवी रखनी पड़ती है और पैसे ना दे पाने के कारण आज उसे अपना ही घर छोड़ने की नौबत आ जाती है। बेटा तू चिंता मत कर, 2 दिन बाद तेरी शादी है, उसमें हमें कुछ ना कुछ दहेज तो मिल ही जाएगा। उसी को देकर हम सेठ से थोड़ा और मोहलत ले लेंगे। माँ ये जरूरी नहीं है ना कि जो हमने सोचा था ठीक वैसा ही हो सब कुछ। शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सर के ऊपर से ये छत भी चली जाएगी। मनोहर ने जैसा सोचा था कुछ वैसा नहीं हो रहा था, बल्कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। मनोहर की शादी मीरा नाम की एक गरीब लड़की से हो जाती है। मीरा के परिवार वाले बहुत ही गरीब होते हैं, जिस कारण से वो दहेज में कुछ भी नहीं दे पाते हैं। वो अपनी बेटी को बस 2 कपड़ों में विदा कर देते हैं, जिस कारण से मनोहर और आरती की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आरती अपने बेटे की शादी करके अपने घर तो उसे ले आती है, लेकिन आगे और क्या होने वाला था ये तो बस आरती और मनोहर ही जानते थे। क्या हुआ माँ जी? मनोहर जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे परेशान ना हो तो और क्या हो, शादी करके तो इस घर में आ गई तू, लेकिन ये नहीं कि दहेज में तेरे माता पिता तुझे कुछ देकर भेजे। तू तो खाली हाथ ही इस घर में आ गई। वो माँ जी, आपको तो पता ही है कि मेरे माँ पिताजी बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। उन्होंने तो खुद मेरा ब्याह जैसे तैसे एक एक पाई जोड़कर किया है। वो भला दहेज क्या ही देते। मीरा के इतना बोलने पर मनोहर कहता है, माँ इसमें बेचारी मीरा का क्या कसूर है? अब हमारी करनी की वजह से इस पर क्यों बरस रही हो? मनोहर ने अभी इतना कहा ही था कि उसके घर पर सेठ आ धमकता है। अरे ओ मनोहर, कहाँ है? ला मेरे पैसे लेकर आजा, बहुत ही इंतजार करवा दिया तूने। सेठ जी वो बात कुछ ऐसी है कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। आप हमें बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, आपका पाई पाई चुका दूंगा। बस बहुत हुआ तुम लोगों का ये ड्रामा। शादी करने के लिए तो तुम लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पैसे देने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, हैं? अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर सेठ उन्हें अपने घर से निकाल देता है। मीरा ने तो पहले ही अपने मायके की गरीबी देखी थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसे ससुराल में भी इसी तरह की गरीबी देखनी पड़ेगी। जहाँ लड़की अपनी शादी के बाद अपनी पहली रात को यादगार बनाती है, वहीं मीरा की रात इस तरह से सड़कों पर बीत रही थी। तभी मीरा अपने पति मनोहर से बोलती है, अब हम कहाँ जाएंगे जी? इतनी रात को हमें कहाँ रैन बसेरा का स्थान मिलेगा? मीरा, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो गरीबों के लिए कई रास्ते खोलता भी है। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो जरूर हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। हाँ मेरा बहू, मनोहर सही कह रहा है, हमें अभी हार नहीं माननी चाहिए। मीरा की सास आरती अभी इतना कहती ही है कि उन सभी को किसी ट्रेन के जाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मनोहर उनसे कहता है, माँ, मीरा, हो गया हमारे रहने का बंदोबस्त। ऐसा कहकर मनोहर उन दोनों को अपने रेलवे स्टेशन के पास में खड़ी हुई पुरानी एक ट्रेन के पास ले जाता है और कहता है, आज रात हम इसी ट्रेन के डब्बे में रहेंगे। आज से हमारा यही ठिकाना है। मगर यहाँ कोई आ गया तो हमें भगाने? हाँ मीरा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आज रात तो हमें यहीं रहना पड़ेगा, बाकी कल का कल देखेंगे। मनोहर के इस तरह से कहने पर पूरा परिवार उस ट्रेन के डब्बे में रहता है। इस मुश्किल परिस्थिति में मीरा और मनोहर अपनी ये रात बिना सुहागरात मनाए ही बिताते हैं। ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है, जहां मनोहर सुबह सुबह ही ट्रेन के अंदर अपने चने को बेचने के लिए निकल जाता है, ताकि वो 2-4 पैसे कमा सके। वहीं मीरा और आरती उस ट्रेन के घर में होती है। माँ जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अगर हम ऐसे ही इस ट्रेन के डब्बे में रहें तो कोई ना कोई आकर हमें यहाँ से भगा देगा। तो तू ही बता मीरा बहू, हम आखिर अब क्या करें? मीरा आरती की ये बात सुनते हुए ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही होती है।
जहाँ एक खरगोश कूदता हुआ अपने बिल में चला जाता है। आइडिया, क्यों ना माँ जी हम इस ट्रेन के नीचे जमीन के अंदर अपना घर बनाए। इससे हमारे यहाँ होने का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बहू, भला ऐसा भी हो सकता है? हाँ माँ जी, जैसे खरगोश, चूहे, चींटियां अपना घर जमीन के अंदर बनाती है, ठीक वैसे ही हम भी बनाएंगे। बस हमें एक कुल्हाड़ी, लकड़ियां इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बहू, अगर ऐसा हो सकता है तो हम ऐसा जरूर करेंगे। इसके बाद आरती जंगल से कुछ लकड़ियां लेने के लिए जाती है। वहीं आरती फावड़े के द्वारा जमीन को खोदने का काम शुरू कर देती है। कुछ देर बाद आरती लकड़ियां लेकर आ जाती है और मीरा की मदद करवाती है। कुछ समय परिश्रम के बाद आरती और मीरा मिलकर ट्रेन के नीचे अपना एक घर बनाकर तैयार कर देते हैं। वाह बहू, तूने ये काम कर दिखाया। सच में तू तो मेरी जुगाड़ू बहू निकली। माँ जी, ये मुमकिन हो पाया क्योंकि आप मेरे साथ थी। ऐसे ही जब शाम को मनोहर घर आता है तो वो भी ये देखकर चौंक जाता है और वो मीरा की बहुत तारीफ करता है। इसके बाद सभी खाना पीना खाकर अपने सोने की तैयारी में लग जाते हैं। जहाँ मनोहर की माँ ट्रेन के अंदर ही सोती है तो वहीं बेटे और बहू ट्रेन के नीचे बने हुए जमीन के अंदर वाले घर में सो जाते हैं। तो आज वो दोनों एक साथ एकांत में समय बिताते हैं। तो इस तरह से आज ही उनकी पहली रात यानी सुहाग रात थी। मीरा, मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने तुम्हें पाया है। मेरी शादी तुमसे हुई है। मनोहर जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बल्कि खुशनसीब तो मैं हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। जब माँ जी ने मुझे दहेज को लेकर सुनाया तो आपने अपना पति धर्म निभाते हुए मेरे आगे आ खड़े हुए। मैं उसी समय आपके अच्छे स्वभाव से वाकिफ हो गई थी। अरे बस इतनी सी बात से तुम खुश हो गई? जी, आपने जो मेरे लिए किया वो सच में छोटी बात नहीं थी। ठीक है, अब अगर ये बातें खत्म हो गई हो तो हम थोड़ा प्यार कर ले। जी बिल्कुल। इसके बाद मीरा और मनोहर एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार के समुद्र में गोते लगाते हैं और इस तरह से वो ट्रेन के नीचे बने घर के अंदर अपनी सुहाग रात मनाते हैं। साथ ही इसी तरह मनोहर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर चने बेचकर अपने और अपने परिवार की जीविका चलाता है। वहीं सास और बहू मिलकर ट्रेन के नीचे बनाए हुए घर में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।